सुनाने के लिए। हेलो, नमस्कार, नमस्ते। बहुत टाइम हो गया, मैं भी कुछ अंदर से बेचैन थी, जो मैं भी कुछ बोलूं। मतलब मैं तो बाहर से कुछ बोल नहीं पाती हूँ, बट मैं जो लिखी हूँ, मैं जो लिखती हूँ, वही मैं अपनी ज़ुबान से बोलना चाहती हूँ। और वही मेरा उतना ही ताकत है, उतना ही मेरा दिमाग है, उतना ही मेरा सब कुछ है। बाकी एक बात मैं कहना चाहूँगी, रमापद चौधरी जी का नाम सुने होंगे, बांग्ला की बहुत बड़ा राइटर थे जी। उन्होंने मुझे कहा था, उनसे जब हम मिलने गए थे तो उन्होंने कहा था, बेबी तुम्हें ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है, तुम जो जानते हो उतना ही, वही चीज़ लेके तुम जो भी करोगे, वही चीज उतना सा ही लेके तुम नारो घटो, बोलो, कहो, लिखो, उससे बाहर जाने का कोशिश नहीं करो। मुझे भी लगा, क्योंकि उससे बाहर मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैं उतना ही मैं जानती हूँ, उतना ही मैं बोलती हूँ, उतना ही मैं लिखने का कोशिश करती हूँ। और शायद मैं जितना लिख पाती हूँ उतना शायद मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो मैं एक बात जानना चाहूँगी, सॉरी, यहाँ पे मेरा बुक किसी ने पढ़े हैं? जो लोग बैठे हैं सभी पढ़े हैं, मैं भी पढ़ा। नहीं पढ़े, एक तो ऐसा हिलाए हाथ, नहीं पढ़े, तो प्लीज़ ज़रूर पढ़िए। पढ़ के ऐसा लगेगा आप लोगों को, जो कुछ सवाल मेरे मन में आया, कुछ जानना था, कुछ पूछना था, ये ज़रूर आपके मन में आएगा। और मैं चाहूँगी मेरे जैसा ज़िंदगी आप लोगों को पता चले, पता तो है, लेकिन जो हम मुंह से, अपनी ज़ुबान से जो बोलती हूँ, ये शायद बहुत कम लोग बोल पाते हैं। अपना बात, अपना सच्चाई सब लोगों से होता नहीं है उतना हिम्मत, लेकिन मैं वही लिखती हूँ और वही बोलती हूँ। मैं कैसे लिखी हूँ, क्यों लिखी हूँ, क्या लिखी हूँ, मेरा बुक इतना पॉपुलर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आप लोगों को जानना ज़रूरी है ना। जो ये क्या है, जो इतना लोगों का मुंह से सुनाई देता है, ये क्या है? तो प्लीज़ पढ़िए। आपके पास नहीं है तो किसी के पास लेके पढ़िए, लेकिन पढ़े। और हर किताब से, ये नहीं है जो ये किताब पढ़ने का लायक नहीं है, हर किताब पढ़ने का लायक होता है। हर किताब से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हमें। हम पढ़ के देखते हैं। और पहले हमें पढ़ना आता नहीं था, लोगों से बात करना नहीं आता था। वो लोग पहली बार जब हम छत्तीसगढ़ आए थे 2005 में ना 4 में, तब मैं ये ऐसे वाले स्टेज पे बोलने से मैं कतरा रही थी, मैं बोल नहीं पाई। मैं ये जो माइक है, ऐसा लगा मुझे इसी ने मुझे मेरा गला दबा दिया। शुरुआत थी तब, मतलब ये किताब लिख लिया लेकिन हम बोल नहीं पाए। फिर जाके जैसा जैसा हम लोगों से मिले, बैठे उठे, बाहर गए, विदेश गए, इंडिया में बहुत सारे जगह पे गए, लोगों से मिले, बैठे, तब धीरे धीरे बोलना सीखे। और क्या बोलूँ मैं, सुनती हूँ मैं, सुनने के बाद जो मैं कोशिश करती हूँ वही मैं लिखने का भी कोशिश करती हूँ, बोलने का भी कोशिश करती हूँ। और मेरा ज़िंदगी में जो है वो तो मेरा ज़ुबान से मैं खुद ही बेझिझक से बोलती हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे साथ घटी है। मैं जानती हूँ उसका पीड़ा, उसका यंत्रणा, उसका सब कुछ। तो मैं कैसे लिखी हूँ वो थोड़ा मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ।
मेरे बचपन के बारे में जानना चाहेंगे आप लोग? जानना चाहेंगे? सॉरी बहुत जरूरी है वो। सॉरी, मेरा बचपन थी ही नहीं, मेरा बचपन थी ही नहीं। मेरा 13-14 साल भी नहीं हुआ था, 13 प्लस होते होते मेरा शादी हो गया। एक बच्ची शादी हो गया कैसे? उसकी माँ नहीं थी, अपनी माँ नहीं थी, सौतेली माँ थी। उसकी पापा आर्मी में काम करती थी। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आ सकता है, ये एक आर्मी का बेटी का हालत ऐसा हो सकता है? लेकिन हो सकता है। क्यों? मेरा मम्मी बहुत दिक्कत झेली है, बहुत। क्योंकि मेरा पापा जो थे ना, वो आर्मी में काम तो करते थे, लेकिन उनके पास उतना शिक्षा, उतना दिमाग नहीं था जो अपने बच्चों को कैसे रखा जाए, कैसे अपने परिवार को देखा जाए, कैसे रखा जाए। क्योंकि आर्मी में काम जो वो तब के टाइम में तो पढ़ा लिखा नहीं देखते थे, जो आर्मी में ले लेते थे उसका शरीर देख के ले जाते थे। तो ऐसा ही मेरा पापा और मेरा जेठा, बड़े पापा, वो खेती में काम करते थे। खेती में काम कर रहे थे, रास्ते खेती का साइड में ये रास्ता था, रास्ते के ऊपर से आर्मी का गाड़ी जा रहे थे और मेरा बड़े पापा और पापा खेत में काम कर रहे थे। तो मेरा पापा को देख के उसी गाड़ी में उठा लिया, गाड़ी रोक के। उसी समय मेरा बड़े पापा बहुत रोने लगे। फिर ऐसा हुआ, ऐसे होते बाद में पता चला, मेरे पापा घर आते थे जाते थे, उसके बाद सबको पता चला, सब खुश थे। फिर मेरे पापा का सब लोग शादी दिया हो। फिर ऐसा चलते थे, कुछ दिन बहुत अच्छा चला, पापा आना जाना करते थे। बीच बीच में हमें भी ले जाते थे। तब हम छोटे थे, बचपन बहुत ही छोटे थे। तो जम्मू कश्मीर में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पे मेरे पापा आर्मी में थे। वहाँ का जगह बहुत सुंदर है। थोड़ी ही दिन वहाँ पे रहने का किस्मत हुआ। उस जगह पे अभी तक मेरा याद आता है, जो मरने से पहले एक बार तो मैं वो जगह, अपना जन्मभूमि देखना चाहूँगी, ऐसा मेरा इच्छा है। तो मेरे पापा जब आते थे जाते थे, फिर हमें अपने घर छोड़ जाते थे, मम्मी को। इसी तरह से चलते थे। मेरा पापा बाद में पता चला, जब थोड़ा थोड़ा हमें समझने लगे हम, तब हम देखते थे मेरे पापा जब आते थे हम सब खुश होते थे, लेकिन मेरे पापा जब चले जाते थे मेरा मम्मी बहुत दुखी होते थे, बहुत दुखी होते थे। क्यों? क्योंकि मेरा पापा का आदत मेरा मम्मी को ही पता था। मेरे पापा का आदत पीने में था, औरतों में था, जिसके बजाय मेरे मम्मी बहुत तकलीफ में रहते थे, बहुत कष्ट में रहते थे। तो लास्ट में जब हम इधर आ गए हैं अपने जगह पे, हम अपने घर हमें छोड़ गए हैं पापा, उसके बाद चले गए। जब रिटायर होके मेरे पापा आ गए तब हम बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी समझे, तब सोचा अब जो करेंगे सब तो हमारे सामने करेंगे, और बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, हम कैसे सह पाएंगे? छोटे छोटे बच्चे, तब हम सब छोटे छोटे। मेरे मम्मी को लगा ये सब हम नहीं झेल पाएंगे, बच्चे के सामने जो करेंगे ये। और मेरी मम्मी चुपचाप एक दिन मेरे छोटा भाई को लेकर घर से निकल गए। मैं तो बहुत छोटी थी, 4-5 साल की थी। मेरे मम्मी का पीछे मैं बहुत पड़ती थी, मम्मी जब मैं भी जाऊंगी। मेरे माँ बाज़ार जाने का नाम पे निकल गए, हमें कुछ नहीं बताए, हम आ जाएंगे
थोड़ी देर में आ जाएंगे कह के। मैं रोने लगी, मैं भी चलूँगी। मेरे हाथ में एक 10 पैसा, तब 10 पैसा चलते थे एल्युमिनियम का, वो पैसा हमारे हाथ में थमा के दे के चले गए। उस समय मेरे पापा घर पे नहीं थे, मेरे दीदी को लेके मेरे चाचा के घर चले गए, यही कह के जो बेटी के लिए मेरे भाई एक लड़का देखा है, वहाँ पे हमें जाना है, बेटी को लेके चले गए। उसी समय मेरे मम्मी मेरे छोटे भाई को लेके निकल पड़े, आए नहीं, रोने लगी। फिर बगल ही में मेरे बड़े पापा रहते थे, वो लोग भी आके हमें समझाए। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, आ जाएंगे। फिर 2 दिन बाद मेरे पापा आए। पापा आने के बाद हमें क्या पूछ रहे हैं, क्या कह के गया मम्मी? बाजार जा रहे हैं, यही कह के गया। दिन बीतते जाए, पापा ढूंढते हैं मामा के घर, इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, नहीं मिला। कैसे ढूंढा, कैसे ढूंढते थे? 20 साल बाद वही मम्मी को मेरे दादा, मेरे बड़े भाई उसी कोलकाता से ढूंढ के घर ले आए, मेरे बड़े भैया। जब मेरे मम्मी हमारे पास आए तो मम्मी नहीं थे, श्रुति शक्ति कुछ भी नहीं थे। भूल गए कितने बच्चे छोड़ के गए, हम कौन है, क्या है, पहचान नहीं पा रहे किसी को। आसपास का लोग बोल रहे हैं ये तुम्हारा बच्चा है, बड़ा हो गया, बच्चे के माँ हो गया, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने भैया को बोल रही हूँ, क्यों लाया भैया? हम तो सोचते थे मेरी मम्मी नहीं है, मर गए, वही तो हमारे लिए अच्छा था। ये सब देख के कैसे सहूंगी? उसके बाद मेरे मम्मी हमारे पास रहे भी नहीं। मेरे छोटे भाई तब बड़ा हो गया था, कोलकाता में छोड़ के आया था मेरे मम्मी, उसके पास 2 दिन बाद चले भी गए। चले गए, ऐसे ही चलते रहा। मेरे मम्मी चले गए भाई के पास, फिर हम रहने लगे, ऐसे ही रहने लगे। तब हमारा शादी हो गया था। शादी मेरा कैसे हुआ? मेरे पापा दूसरी शादी किया, दूसरी के बाद तीसरी शादी किया। शादी कैसे किया? मिलिट्री के रिटायर्ड होने पे बाद एक नौकरी और भी मिलता है, वैसा ही नौकरी के लिए मेरे पापा का एक दिन कॉल आया दुर्गापुर से। दुर्गापुर में मेरे पापा चले गए हमें छोड़कर, हमारा बड़े पापा के पास हमें छोड़कर। तो वहाँ पे चले गए। वहाँ पे जो शादी किया, उससे पहले और एक शादी किया, जो इतना छोटे छोटे बच्चे कौन पलेगा, यही सोच के मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को दोबारा शादी दे दिया। वो औरत दूसरी तरह की थी, जो वो बात नहीं सुनते थे, खाना ठीक से नहीं बनाते थे, बच्चों को देखभाल अच्छे से नहीं करते थे। तो वो बार बार मेरे पापा उनको अपने मायके में छोड़ आते थे। फिर तीसरी शादी जब मेरे पापा किया, पापा तो अकेले थे, हम तो हमारे बड़े पापा के पास थे। तो जिनको शादी किया उन्होंने मेरे पापा को बोला, तुम जो बोले थे तुम्हारा 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, मतलब मेरे बारे में और मेरा मेरे बाद वाले जो भाई है उनके बारे में बोला था। मेरा 5 भाई बहन था, वो नहीं बोला था। तो उनको बोला था। उन्होंने फिर बोला तुम्हारा बच्चे को ले आओ, कहाँ है, किसके पास है? हमारे पास रहेंगे। तो एक दिन मेरे पापा हमारे पास जाके बोल रहे हैं तुम्हारा मम्मी वापस आई है, चलो। तो हम तो खुश है, चलो।
ले गए, ले जाके हम पूछ रहे हैं पापा को, मम्मी पापा मम्मी ये है तुम्हारा मम्मी, एक दूसरी औरत को दिखा दे रहे हैं। ये तो नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी का ये चेहरा तो हमें याद है। तो देखा, हम लोग छोटे हैं, हम क्या बोलेंगे। उन्होंने बोला यही तुम्हारा मम्मी है। फिर देखा वो औरत हमारा भाई को बुला के बहुत प्यार कर रहे हैं, गोद में ले रहे हैं, तो अच्छा लगा, अच्छा तो लगा। लेकिन हमारा पढ़ाई, हमारा स्कूल सब छूट गया। हमारा पढ़ने का इच्छा बचपन से बहुत थे, लेकिन हमारा पढ़ाई छूट गया। हम जब पढ़ने बैठते थे, अपने किताब को लेकर बैठती थी, तो हमारा पापा भी गुस्सा करते थे, हमारा मम्मी भी, जो मेरा सतीली माँ थी, वो भी गुस्सा करते थे। कैसे घर का काम करो, पढ़ाई नहीं, ऐसा करके टाइम बर्बाद मत करो। पढ़ने बैठना, पढ़ना उनके लिए तब टाइम वेस्ट होता था। इसी तरह का हमारा घर का सारा काम हमें दे के कराते थे। फिर थोड़ी दिन में मेरा जो तीसरी वाली जो मम्मी थी, उसकी भाई मेरा पापा को बोला, एक लड़का है, बेबी को शादी दे दे, लड़का बहुत अच्छा है। मतलब उनके साथ काम करते थे। मेरा मामा जो तीसरी वाली भाई, माँ का जो भाई थे, मामा ही होंगे, तो उन्होंने बिना सोचे समझे मेरा पापा उनके हाथ में दे दिया। उनका घर कहाँ है, माँ बाप है या नहीं है, कैसा है, क्या है, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा। शादी कैसे हुआ? छोटी सी बेबी बाहर खेल रही है, छोटी सी बेबी बाहर खेल रही है बच्चे के साथ, और घर में बहुत मेहमान आ रहे हैं, बड़े बड़े चूल्हे में खाना बन रहा है। बेबी को बहुत अच्छा लग रहा, खुशी हो रही है, इतना मेहमान आ रही है। खेलते खेलते बेबी को बाहर जो खेल रही है, वहाँ से बहुत प्यार से बुला के ले आया, अच्छे से नहलाया, हल्दी लगाया। बेबी बहुत खुश हो रही है, जो सबका ध्यान सब मेरे ही ऊपर है, बहुत खुश हो रही है। तो ऐसा ही करके बेबी को शादी का पीढ़ा में भी बैठा दी, शादी भी हो गई। उस समय बेबी को कुछ पता ही नहीं चला जो उसका लाइफ में क्या हो गया। शादी क्या होता है, शादी क्या होता है उसको पता ही नहीं है। हो गया, वो दिन बीत गया। बहुत सजा धजा के दूसरे दिन दूसरे के घर में जाना पड़ेगा। लेके चली भी गई, लेके जाके देखा वो बेबी एक छोटा सा झुग्गी जैसा घर, 4 दीवारी, रास्ते के किनारे, वहाँ पे ले जाके बेबी को अकेली रहनी पड़ेगी। बेबी सोच रही है क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं अकेले, अब तो ठीक है, कम से कम उस घर से तो मुक्त मिला जहाँ पे किचकिच मार पिटाई चलता था। मेरे पापा के पास बात नहीं मानती थी तो गुस्सा करते थे, मार भी खाती थी। यहाँ पे अकेले ठीक है, लेकिन रात जब होते थे तब बेबी के ऊपर दूसरा ही कुछ जुलूम शुरू होता था। एक 13 साल का लड़की, 28-29 साल का लड़का, जुलूम होता था। रोती थी, बहुत रोती थी। आसपास का लोग बाहर आके दरवाजे के पास आके खड़े हो जाते थे, क्या होता है, तो शायद वो लड़की को मार पिटाई हो रही है, क्या हो रही है। आके दरवाज़ा धक्काते, आवाज़ देते थे, कुछ नहीं। लेकिन ये रोज़ होता था, ये कितना सहेंगे। बार बार चली जाती थी पापा के घर, वहाँ पे भी कोई अच्छा चीज़ तो है नहीं। काम करो, किचकिच सुनो, मार पिटाई करो। फिर समझाते भी थे, नहीं मामा मामी, मेरी माँ
पापा सब समझाते थे, यही कह के लड़कियों को शादी होने के बाद सब कुछ सहना पड़ता है, यही सहना पड़ता है, यही सहना पड़ता है। तो देखा, जाती थी ऐसा ही करके, बार बार भागती थी, बार बार भागती थी। फिर इसी तरह से मैं 3 बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के बाद मैंने सोचा मेरे साथ जो हुआ है मैं अपने बच्चों को साथ होने नहीं दूंगी, जो भी हो जाए। उस बीच में, उससे पहले जब हमारा मम्मी चली गई, पापा मेरा दूसरी शादी किया, मेरे बड़े पापा ने मेरे बड़े दीदी का शादी दे दिया। शादी देने के बाद हम लोग थोड़ी दिन खूब तकलीफ़ में थी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन थोड़ा सा बड़ी थी तो हम लोगों को संभाल लेते थे। तो मेरे बड़ा बहन का भी वैसा ही उसी तरह से शादी दिया था। कैसे? उनका भी घर परिवार नहीं देखा था पापा ने, जो आया देखने के लिए उसी के हाथ में धूमधाम से शादी दे दिया। उसके बाद कोई खबर नहीं लिया, कैसा है बेटी, क्या चल रहा है उसका लाइफ में, कुछ नहीं। बहुत मारपीट करते थे मेरे जीजा मेरे दीदी के साथ। मारपीट करते करते ऐसा एक दिन मारा, उनको गला दबा के मार ही दिया। उनका 2 बच्चा है, छोटे छोटे 2 बच्चा है। जब मेरे दीदी को मारते थे, पिटाई करते थे, मेरे उनके 2 बच्चे आके उसके पापा का पैर पकड़ के, मम्मी मर जाएगी पापा छोड़ो, मम्मी मर जाएगी पापा छोड़ो। मर ही गई। मार के बाहर से लॉक करके मेरे बड़े पापा के पास गए हैं मेरे जीजा, जो आपकी बेटी बीमार है, आपको देखना चाह रहे हैं, ऐसा बोल के भाग गए। मेरे बड़े पापा तो बहुत दुखी होके, बच्ची बीमार है, बहुत फल जूस लेके गया। जाने के बाद देखा मेरा दीदी का लाश पड़ा हुआ है आंगन में। ऐसा गया मेरा दीदी का लाइफ। मेरे दीदी का लाइफ ऐसा गया। मैं मम्मी का भी लाइफ कैसे गया, ऐसा ही गया। मैं जिस गांव में रहती हूँ उस गांव में कोई भी औरत का कोई वो नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं देख रही हूँ एक औरत, उनके पति गैस फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से एक बोतल एसिड फैक्ट्री में काम करते थे, वहाँ से एक बोतल एसिड लाके घर में रखा था। और एक दिन आके देखा उनके बीवी घर पे है नहीं, बगल वाले घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं। आके चिल्लाए बुलाए, नहीं मिला। तो फिर बाद में पता चला, गई वो औरत, जाके घर में गया। फिर इतना पिटाई किया उनको, इतना पिटाई किया, पिटाई करते करते वो जो घर में एसिड ला के रखा था वो एसिड उन पे डाल दिया। एसिड डाल के भी उन पे हुआ नहीं शांति मन में, उसके ऊपर मैचिस जला दिया। और वो औरत का हालत क्या होगा उस समय, एकदम शरीर का जो मांस है वो जल गया, कपड़ा तो पूरा जल गया। जब तक उसका जान था तब तक वो बचने का कोशिश किया, कैसे दीवार पकड़ के बाहर आके, सिर्फ आवाज़ ऐसा हो रहा, दीवार पकड़ के एकदम उलंग शरीर बाहर आया। एक लड़की देख के बहुत चिल्लाया, मम्मी भाभी को मार दिया, पकड़ो। हॉस्पिटल ले जाते जाते उनका ख़त्म हो गया। जाते जाते किसी ने उसको पूछा क्यों हुआ, कैसे हुआ। वो औरत अपना आदमी का दोष नहीं दिया, फिर भी बोला मैंने खुद ही एसिड डला लिया। तो यही सब हम देख हैं समाज में, हम समाज में यही सब देख रहे हैं। तो मैंने सोचा कौन सी समाज में हम जी रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। हमारे बच्चों को दोस्त चाहिए,
बड़ा मैं जिस समाज में हूँ, हम जिस समाज में है वहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी बच्चे के बारे में उनके माँ बाप कुछ सोचते नहीं है, सोच नहीं रहा है। थोड़ा सा बड़ा होते ही कोई होटल में लगा दे रहा, कोई चाय का दुकान में झूठा चाय का कप धो रहे हैं। तो इन सब बातों को लेके मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा खुद को बदलो, थोड़ा समाज बदलो। हम किस समाज में रह रहे हैं, बच्चों क्या सीख रहे हैं। ऐसा बोलती थी तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होते थे, मुझे मारपीट बहुत करते थे। और मैं सोचती थी बच्चों को अच्छाई के लिए थोड़ा पैसे की ज़रूरत है, अच्छी स्कूल में डालने के लिए, अच्छा कुछ देने के लिए। तो मैं उनके पास रह के ही लोगों के घर में काम करना शुरू किया। वो जो पैसा देते थे पूरा पैसा तो हमारे हाथ में नहीं देते थे। जब मैं काम करना शुरू किया तो मैंने हजारों बार सोचा लोगों का घर में काम करेंगे, आसपास का औरत काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि तेरा पैसे का तकलीफ़ हो रहा, बच्चों को अच्छे से शिक्षा देना चाह रहा है, अच्छे स्कूल में डालना चाहता है, तो तुझे ये काम कर, हमारे जैसा लोगों के घर में काम कर। काम करना तो बुरी बात नहीं है। तो मैंने सोचा मेरे पापा को इतने लोग सम्मान देते हैं, हलदर बाबू, हलदर दा, क्या सुनेंगे। तो उन्होंने मुझे, वही लोग मुझे हिम्मत जताते थे जे पापा अपना बाप का नाम रखने जाएगा तो तेरा पूरा नहीं होगा, ऐसा ही रहना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक बात है, मेरे पापा तो देखने नहीं आता मुझे। तो मैंने लोगों का घर में काम शुरू किया। जब मैंने काम भी शुरू किया और मेरा जितना पढ़ाई था उसी से मैं छोटे छोटे बच्चों को घर में पढ़ाना ट्यूशन देना शुरू किया था। तो तब 10 रुपया 20 रुपया भी बहुत था। आज से 30 साल पहले की बात कर रही हूँ, 40 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो जब मेरे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, उसका मतलब मेरे हस्बैंड का घर में खर्चा देना बंद कर दिया। तब मैंने डिसाइड किया मैं इसके पास क्यों रहूँ। जब मैं अपने ही कोई खुद को ही कुछ ऐसा मतलब बच्चे के बारे में खुद को ही सोचना है या खुद को ही कुछ करना है, तो मैं इतना अपमान और इतना मार पिटाई क्यों खाऊं, क्यों सहूं। मैं चली जाऊंगी बच्चों को लेकर ही। उससे पहले मेरा भाई, दोनों भाई दिल्ली चले गए थे, तो मेरे पापा के पास चले गए। मैं बच्चों को लेकर मैंने बोला जो मुझे मेरे भैया लोगों को एड्रेस दे दीजिए, मैं वहीं चली जाऊंगी दिल्ली। मेरे पापा तो बहुत नाराज़ थे, नहीं वहाँ जाके क्या करोगे, 3 बच्चों को लेके, बच्चे लड़कियों का शादी के बाद सब कुछ यही अपना पति सब कुछ होता है, अपना घर ही सब कुछ होता है, वही तुम्हारा सब कुछ है। मैं सोचा मैं तो देखा हूँ ना, सोचा, मैंने कुछ बोला नहीं। मेरे दीदी के बारे में भी देखा, मेरे मम्मी के बारे में भी देखा, बाकी औरतों के बारे में भी देख रही हूँ और खुद के बारे में भी मैं देख रही हूँ। तो मैं 3 बच्चों को लेके अनजान ट्रेन पे चढ़ गई दिल्ली का नाम पे। 3 बच्चों को लेके पहुँच तो गई। उसके बाद मेरे भाई भाई तो नहीं मतलब भाभी लोग दूसरा कुछ सोचने लगे, जो हमारे सिर का बोझ बनने आए हैं। रोज़ झगड़ा होता था, लड़ाई होते थे। ऐसा होते होते मेरे भाई का एक दोस्त आके एक दिन अचानक बोल रहे हैं, दीदी तुम्हें लेकर यहाँ पे इस घर में रोज़ अशांति हो रहा है, तो मैंने ये घर में बात किया है, तो चलो वहीं पे तुम्हें बच्चों को लेकर रहने देगा, वहीं पे रहना, काम भी करोगे पूरे दिन, है ना। बहुत अच्छी बात है, चलो। मैं उसी दिन वहाँ से 3 बच्चों को लेकर ही चली गई। तो जिस घर में मैं गई उस पहली बार मतलब उस घर थोड़ा दूसरी तरह, उस घर का लोग थोड़ा दूसरी तरह के थे। काम करेंगे, पैसा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, इंसान को इंसान नहीं सोचते थे। मैं उन लोगों से बात करती थी बच्चों को पढ़ाई के बारे में, बच्चे के स्कूल के बारे में, उन लोग अनसुना करते थे। नहीं, मैंने तब फिर भी मैं वहाँ पे 1 साल रहा। रहते रहते ये आसपास का लोगों से थोड़ा जान पहचान हुआ।
मैं बोलती थी कि मुझे ये घर छोड़ना है, कोई बोले तो बताना। फिर 2-4 दिन बाद वही आदमी मुझे आके बोल रहे हैं, दीदी आपने कुछ दूसरा काम के लिए बोल रहे थे, चलेंगे बात कर लीजिए। मैंने उसी टाइम चली गई। वो जो घर में गई हूँ, वो जो घर से मैं बाहर से बेल बजाई हूँ, वो जो घर से जो एक 70 साल की जो 65-70 साल की जो आदमी निकल के आके मेरे साथ जो बात किया, जब वो बात कर रहे थे और मैं जब बात कर रही थी, इतना मुझे अच्छा लगा वो इंसान, जैसा मैं स्वयं में रामकृष्ण से बात कर रही हूँ। इतना मतलब मुझे अच्छा लगा। मेरे बाद भी उनको बहुत अच्छा लगा। सुन के उन्होंने बोला कि बेबी इतना तकलीफ क्यों सह रहे हो? आज ही चले आओ मेरे घर। तो मैं 3 बच्चों को लेके उनके घर चली गई। उनके घर में जाके देखा कोई नहीं है, उनके बेटे रो रहते हैं। तो मैं उनके घर में गई हूँ, कोई दबाव नहीं है घर का काम के लिए, तुम अपना जैसा रहोगे इस घर में। मेरा कोई बेटी नहीं है, मेरा 3 बेटा है, 2 बेटा बाहर रहता है, 1 हमारे साथ है। तुम हो गए, मेरी बेटी भी आ गई। तो मैंने सुन के मैं तो इतना अच्छे बात मैंने अपना जन्मदाता पापा भी नहीं किया कभी। घर में काम करती थी, पूरा काम मैं ही करती थी, खाना बनाना, साफ सुथरा सब कुछ करती थी। और जब मैं सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी, डस्टिंग करते करते उस घर में मैं देखती थी इतनी सारी किताब, और बांग्ला किताब कौन पढ़ते हैं। मैं डस्टिंग करती थी और एक एक किताब मैं पढ़ने के लिए कोशिश करती थी निकल के। एक दिन अचानक मेरे तातूस, उनको मैं तातूस बोलती थी, उन्होंने कहा था तुम मुझे तातूस बुलाओगे। मैंने कहा तातूस का मतलब? उन्होंने कहा था तातूस मतलब पिता, ये पोलिश भाषा है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बच्चे इसी नाम से मुझे पुकारते हैं, तुम भी बुलाना। तो मुझे इतना अच्छा लगा। तो मैं जब उनको तातूस बोलती थी, उनके आंखों से आंसू आ जाते थे। तो एक दिन मैंने जब वो किताब पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ, उन्होंने जाके देख रहे हैं मैं किताब लेके पढ़ने का कोशिश कर रही हूँ। अचानक उन्होंने जाके देखा, फिर उन्होंने जाके मुझे पूछा, बेबी क्या कर रहे हो, क्या तुम पढ़ोगे? उससे पहले मेरे से बात करते थे, कितना पढ़ाई तुम्हारा है, क्या कुछ करना चाहोगे, कुछ इसके अलावा और कुछ करना चाहोगे या नहीं। मैं कहती थी मैं अभी क्या करूं, मैं बच्चे की तरफ ध्यान दूं ना, अब क्या उम्र है कि अब कुछ करने का। मैं बोलती थी इतना तो पढ़ाई है मेरा, 7-8 क्लास पढ़ाई में मैं क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहते थे इतना पढ़ाई बहुत होता है बेटा, और सिर्फ पढ़ाई का नहीं, दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। विद्या और बुद्धि एक नहीं है, दोनों हमें ज़रूरत पड़ता है। ऐसा करके हमें समझाते थे। तो उनके बात मुझे इतना अच्छा लगता था, मैं कुछ बोलती नहीं थी। तो जिस दिन मैंने वो डस्टिंग करते करते किताब नारते उन्होंने देखा, पढ़ते हुए देखा, तो उन्होंने उसी दिन मुझे एक किताब निकाल के दिया और मेरे हाथ में बोला जी इसमें क्या लिखा है कवर पेज में, बोलो तो। मैंने क्या किताब हाथ में लेके सोच रही हूँ, क्या अगर भूल होंगे तो क्या सोचेंगे पता नहीं। मैं शर्मा रही थी ऐसा कुछ। तो उन्होंने बोला क्यों, घबरा क्यों रहे हो, बोलो, अगर गलती होगा तो हम बोल देंगे ना, इंसान से ही गलती होता है, और संशोधन भी इंसान ही करते हैं। तो मैंने बोला थोड़ा झिझक के,
আমার মেয়েবেলা तस्लीमा नासरीन। तो उन्होंने बोला बेबी ठीक ही तो बोले हो, तुम घबरा क्यों रहे थे, ये किताब ले जाके पढ़ो, देखो कैसा लगा और मुझे बताना। तो मैंने ले जाके पढ़ती थी और मुझे लगता था क्या वो किताब, थोड़ा टाइम लगा था, बहुत दिन बाद में पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मैंने पढ़ती थी और मुझे लगता था ये जैसा मेरा कहानी लिखे हैं, जैसा लगता था मेरा ही जुबान से कुछ लिखे हैं। तो किताब मैंने पढ़ती थी। कुछ दिन बाद मेरे तातुस ने जिस टेबल पे बैठ के उन्होंने लिखते थे, उस टेबल का ड्रॉयर से मुझे बुला के, उस टेबल का ड्रॉयर से ये कॉपी और पेन निकाल के मेरे हाथ में दिया और बोला इसमें तुम लिखोगे। मैंने कहा क्या लिखूं? मैं खड़ी थी उनके सामने, मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है। इतना दिन बाद मुझे कोई बोल रहा है तुम लिखोगे, मैं क्या लिखूं? मैं सोच रही थी खड़े होके। फिर उन्होंने बोला क्या सोच रहे हो? अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या लिखोगे ये दिमाग में आ नहीं रहा है, ठीक है ठीक है, तुम्हारा जीवन की तुम जो जितना तुम्हारा याद है बचपन से आज तक, तुम्हारे जीवन में कुछ तो घटना घटी है, कुछ तो है, वही चीज़ तुम लिखो। तब मेरे दिमाग में आया, अरे बाप रे, मेरे दिमाग में ऐसा चीज़ घूमता फिरता है जो ये बम्बई वाली फिल्म जैसा होगा। मेरे दीदी के बात है, मेरे माँ की बात है, मेरी बात है और बाकी लोगों की बात है। देखिए किताब सिर्फ अपने कहानी का ऊपर एक किताब नहीं बनता, बाकी बहुत लोग जुड़ जाता है उसमें, तब जाके ये किताब बनता है। तब मैंने लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तब मुझे ऐसा लगता था मेरे सिर से इतना सारा बोझ उतर रहा है, इतना अच्छा महसूस कर रही हूँ मैं। लिखते गई हूँ मैं, लिखते गई। कुछ दिन बाद मेरे तातुस मुझे बुला के पूछ रहे हैं मैं जो कॉपी दिया उसमें क्या लिखे हो, दिखाओ मुझे। तो मैंने वो कॉपी उनके हाथ में दे के अपने काम में किचन में चली गई। तो वो जो चीज़ पढ़ के उनको इतना अच्छा लगा, मैंने उसी समय साथ ही साथ क्यों हट गई, मुझे लगा इसमें कितना गलतियां है, पता नहीं क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, मैं चली गई। तो पढ़ के उन्होंने इतना उनको अच्छा लगा, किचन में जाके मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे पीछे से बोल रहे हैं बेबी तुमने बहुत अच्छे लिखे हो, इतना अच्छा लिखे हो जी। ऐसा लिखन मेरा मतलब हम बहुत दिन बाद हमें पढ़ने को मिल रहा है। ऐसा लेखन हम लोग बहुत पहले पढ़ी हूँ, एनी फ्रैंक की डायरी। तब मुझे लगा पता नहीं क्या लिखी हूँ मैं, और उनको इतना अच्छा लगा, मैं कुछ बोली नहीं। और वो मेरे साथ बात कर रहे उन्होंने, और मुझे पता चल रहा है वो मेरे साथ बात कर रहे हैं और उनके आँखों में से पानी टपक रहे हैं, मुझे पता चल रहा है। लेकिन वो चीज़ जो उनको अच्छा लगा सिर्फ अपने ही अंदर सिमट के नहीं रखा, उनको जितना जितना अच्छा लगा वो पढ़ के अपने फ़ोन पे अपने मित्रों को चिट्ठी पे फ़ोन पे पढ़ के सुनाने लगे, देखो हमारे घर में बेबी है, ऐसा ऐसा लिखा है। फिर उनके दोस्त लोग हमारे पास मुझे फ़ोन करके बताते थे बेबी बहुत अच्छा लिख रहे हो, लिखना नहीं बंद करना, बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत आगे जाओगे बेटे, ऐसा। तो मैंने सोचा इतने बड़े बड़े लोग अगर बोल रहे हैं तो मैं क्यों ना लिखूं। मैंने एक दिन मेरा अपना कॉपी ख़त्म कर दिया, लिखना मेरा ख़त्म करके मैंने 3 कॉपी भर दिया, फिर उनके हाथ में दे दिया। फिर उन्होंने अपने ही खुद ही उन्होंने अपनी मेरा पांडुलिपि से ही हिंदी में ट्रांसलेट किया। हिंदी में मेरा वो बुक पहले मेरा हिंदी में आया, बाद में मेरा बांग्ला में आया। वो उन्होंने ट्रांसलेट करके अपना ही जान पहचान एक मित्रों के पास कोलकाता कचरापाड़ा में रोशनाई प्रकाशन के पास भेजे हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे पढ़ के छाप दिया। और छापने के बाद किताब आया घर पे, किताब भेजी है,
किताब भेजी है। किताब आके हमारे तातुस ने रिसीव किया। ड्राइंग रूम में टेबल पे पड़ा हुआ है और मुझे कह रहे हैं तातुस दे बेबी ये तुम्हारा बुक है। मैंने सोचा मेरा बुक है, मैं कैसे लिख सकती हूँ, मेरा कितना पढ़ाई है, मेरे से ऐसा इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। हम तो जानते हैं जो लोग लिखते हैं वो लोग तो हम जानते थे ये तो भगवान जैसा होता है, उनको पढ़ के बच्चे बड़े होते हैं, शिक्षा मिलते हैं, तो हमसे कैसे ये काम हो गया। फिर मैंने खोल के देखा, फिर तातुस ने भी बोला देखो ये देखो तुम्हारा नाम तुम्हारा ही लिखा हुआ है। फिर मैंने देखा अरे हाँ ये तो मेरा ही नाम है फिर तातुस ने बोला देखो जाके बच्चों को दिखाओ। दौड़ते दौड़ते बच्चों के पास गई, बच्चे के पास जाके मैंने दिखाया देखो 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 ये किताब में तुम्हारा मम्मी का नाम है देखो। फिर मेरा बेटी बहुत छोटी थी, उसने एक एक अक्षर पढ़ के बोला मम्मी किताब में तुम्हारा नाम। तो किताब छाप गई। किताब छपने के बाद जो मेरा ज़िंदगी का दूसरा वो शुरू हुआ दौर, किताब छपने के बाद हिंदी में जब किताब छपी है इतना फ़ोन आने लगे घर पे, रेडियो चैनल से, न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से इतना फ़ोन आने लगे, इतना इंटरव्यू चला। रोज़ घर पे जर्नलिस्ट 4-5 आने लगे। उनको टाइम देना पड़ता था मुझे, इस टाइम आइए आप, मैं बिजी हूँ, हम खड़े हैं, आप अपना काम करके मुझे बुला लें, खड़े रहते थे। तो ऐसा मेरा ज़िंदगी शुरू हुआ था। एक दिन NDTV 24/7 चैनल है, टीवी चैनल, लोग आए। कैसे आए मैं देख रही हूँ, मैं तब बाहर वो झाड़ू लगा रही थी। भाई मेरा काम है यो, मैं झाड़ू लगा रही थी, तो मुझे ही आके इतने बड़े बड़े मैं सीन कैमरा लेके आके मुझे ही पूछ रहे हैं ये मैं बेबी हवलदार की घर है ना ये। मैंने कहा हाँ, हम उनका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो मैंने सोचा इनसे थोड़ा सा हम मज़ा कर ले। मैंने उनको बोला हाँ ठीक जगह पे आए हैं, आप अंदर आइए, मैं उनको बुला देती हूँ। तो अंदर लेके बैठाई हूँ, पानी वानी दिया हूँ। फिर मैं अपने रूम में गई, थोड़ा सा कपड़े चेंज करके फ्रेश होके आई। सामने बोला बोलिए क्या बोलना है। अच्छा आप, ओ सॉरी नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं है, मैं जो अंदर हूँ वही बाहर हूँ। ये बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सॉरी का कोई बात नहीं, वही बाहर है, ये होना चाहिए। मेरा कोई वो नहीं है यार, वो भी मेरा काम है और ये भी मेरा काम है। तो मेरा तातुस ने सिखाया था मुझे, जो जैसे तुम्हारा झाड़ू पकड़ने का काम है वही तुम्हारा कलम पकड़ने का भी काम है, काम दोनों है। और मेरे तातुस ये भी सिखाया, प्यार करना सिखाया, सिर्फ इंसान से नहीं, इंसान से ही भी प्यार करना सिखाया। और सिर्फ इंसान से नहीं, पेड़ पौधे, चिड़िया, जीव जंतु, सबसे प्यार करना सिखाया। मेरे तातुस का काम था ये, खाने से पहले एक मुट्ठी भात पहले वो बाहर चिड़िया के डालेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। चिड़िया भी उनके लिए वेट करते थे। तो ऐसा प्यार हम उनसे सीखे हैं, जो इंसान का कुछ नहीं है, यही तुम्हारा संग जाएगा। यही सबसे बड़ी बात है, प्यार करना सीखो और अंदर से इंसानियत को जगा के रखो, बचपन को जगा के रखो। उसके बाद मैंने तातुस से यही सब सीखे हैं और उन्हीं का याद से, उन्हीं का शिक्षा लेके आगे बढ़ रही हूँ। उसके बाद किताब जो छपे हैं, किताब पे इतना ट्रांसलेट हुए हैं, इतना जो ट्रांसलेट हुए, ट्रांसलेट के बड़े में मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा। फ़ोन आते थे मेरे पास, जो आपका किताब इस भाषा में हम करना चाहते हैं, हम इतना इस भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो मेरे तातुस नहीं बात करते थे, ट्रांसलेट हो जाते थे बस। बहुत सारे लोगों को देखती हूँ मैं,
अपनी किताब को लेके कहाँ कहाँ भाग दौड़ करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा करने के लिए, लेकिन मेरा वो किताब अपने आप दौड़ पड़ा, अपने आप अपना भाषा चुना। वो किताब धीरे धीरे फिर बांग्ला में छपा, उसके बाद धीरे धीरे इंडिया में इतना सारा लैंग्वेज में छपा, विदेश में भी छपा, तो टोटल मेरा 28-29 भाषा में हुआ है। और उस किताब के चलते बहुत सारे मुझे सम्मान भी मिले हैं। उस किताब के चलते मुझे बाहर जाने का भी मौका मिला है। जर्मन गई हूँ, पेरिस गई हूँ, हांगकांग गई हूँ और जगह गई हूँ। तो अभी भी मेरा लिखना चालू है। उसके बाद और भी किताब आया, दूसरी किताब आई, तीसरी किताब आई, चौथी किताब आई, अभी इस साल पाँचवा किताब आ गई। तो अभी भी मेरा लिखना जारी है। जैसा भी होता है मेरा लिखना है। यार मैं लिखना मुझे सिखाया था तो वही मेरा ज़िंदगी है, वही तुम्हारा काम है, यही लेके तुम्हें चलना पड़ेगा। तो मैंने लिख रही हूँ अभी। उसके बाद ये सब तो मेरा ज़िंदगी अलग हो गया, अलग ही एक दौर पड़ गया। उसके बाद पता नहीं कुदरत का क्या इशारा है, क्या है। बहुत खुशनसीब थी मैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। लेकिन 3 सालों से ऊपर वाले ने मुझे पता नहीं एक खुद का दुष्कर्म है ना किस कर्म के फल है, 2023 से मैं कैंसर से जूझ रही हूँ। और कैंसर से जो जूझ रही हूँ, कैंसर ने मुझे तकलीफ़ नहीं दिया। कैंसर का जो ट्रीटमेंट हुआ उसका इफेक्ट से मुझे अभी तकलीफ़ दे रहे हैं। उसके बजाय कीमो के बजाय रेडिएशन के बजाय जो पेट में अल्सर हो गया, अल्सर से अभी जूझ रही हूँ। और जूझ रही हूँ ऐसा कि आप लोगों का अगर साथ नहीं होता, प्यार नहीं होता तो शायद मैं जी नहीं पाती। इतना सारा लोग चाहते हैं मुझे, जो तुम जियोगे, तुम ठीक हो जाओगे, तो इसीलिए शायद मैं जिंदा हूँ। अभी मेरा दोनों तरफ का लड़ाई जारी है। लिखना भी है। पहले मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर लड़ा और अभी मैं अपने शरीर को लेकर लड़ रही हूँ। तो आशा है आप लोगों का साथ अगर है तो मैं जी पाऊँगी। कैसा लगा आप लोग बताइए। एक बार जोरदार ताली, अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली हो जाएगी। ये है जीवट, ये जीवंत कहानियाँ। अपने जीवन के अनुभवों को कलमबद्ध करना और सच्चाई को उकेरना इतना आसान नहीं है।